अब हम यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को स्पष्ट करेंगे। प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचने तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होता हुआ सैद्धांतिकरण या सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए हमें विभिन्न चरणों से होकर के गुजरना होता है। अतः यहाँ पर हम वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों की व्याख्या कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले है नंबर 1, समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नंबर 2 जो चरण है वो है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 3 चरण है प्राकल्पना का निर्माण। समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण अर्थात हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र निर्धारित करने में योग देती है। नंबर 4 है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण भी वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है। अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं यह जान ले कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करता है ताकि वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो निदर्शन विधि की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ अध्ययन की इकाई का निर्धारण कर लेना भी आवश्यक है। नंबर 5वां चरण है क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण करने लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव भी किया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति का जो 5वां चरण है वो है अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव। अध्ययनकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करना है या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या किसी अन्य विधि का। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहा है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह साक्षात्कार निर्देशिका अर्थात इंटरव्यू गाइड भी तैयार करता है। नंबर 6वां चरण है अब विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है एवं तथ्य संकलित किए जाते हैं। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जाता है। संकलित तथ्यों को लिखा जाता है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति का जो 6वां चरण है वो है तथ्य संकलन।
नंबर 7 है वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, फिर सारणियां तैयार की जाती है एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का 8वां चरण है सामान्यीकरण। तथ्य संकलन कर लेने के बाद में और वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या कर लेने के बाद में सामान्यीकरण करना भी आवश्यक है। अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले हुए सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 9 है जांच एवं पुनर्परीक्षा। सभी विज्ञानों में जो भी तथ्य होते हैं, जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं, जिन सिद्धांतों एवं सामान्यीकरणों या सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, उनकी जांच एवं पुनर्परीक्षा संभव होती है। और सामाजिक अनुसंधान में भी जो निष्कर्ष निकाले गए हैं या सामान्य नियम बनाए गए हैं या सिद्धांतों का निर्माण किया गया है या जो तथ्य संकलित किए गए हैं, उनकी पुनः जांच एवं पुनर्परीक्षा करना संभव होता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच सामाजिक अनुसंधान में भी की जाती है। यह पता लगाया जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से सही है या नहीं, अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक पद्धति का 10वां एवं अंतिम चरण है भविष्यवाणी करना। क्योंकि सभी विज्ञानों के अंतर्गत वर्तमान तथ्यों के आधार पर, वर्तमान सूचनाओं के आधार पर, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। उसी तरह से सामाजिक अध्ययनों में भी भविष्यवाणी करना संभव है। एकत्रित तथ्यों के प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति अर्थात साइंटिफिक मेथड को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, तभी वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव ही सर्वकालिक सत्य नहीं होता। ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। किसी घटना या वस्तु के बारे में वैज्ञानिक विधि से प्राप्त ज्ञान में भी कमियां रह जाती है। वैज्ञानिक उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः वैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा लेता है और ऐसा वह बार बार करता है और तब तक दोहराता है जब तक अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच जाए। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया का बार बार प्रयोग ही वैज्ञानिक प्रक्रिया की चक्रीय प्रकृति कहलाती है। कार्ल पियर्सन ने भी लिखा है अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में, सत्य के लिए कोई लघु मार्ग नहीं होता है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यथार्थ सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, यथार्थ विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिस ज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया है वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी प्रकार के ज्ञान में और विज्ञान में यही फर्क है कि हर प्रकार का विज्ञान ज्ञान तो हो सकता है,
लेकिन हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता है। केवल ऐसा ज्ञान जिसको प्रमाणित किया जा सके, अर्थात जो क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया हो, जिसकी पुनर्परीक्षा संभव हो, या जो वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों से होते हुए प्राप्त किया गया हो, उसी ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं। अर्थात हर प्रकार का विज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन हर प्रकार का ज्ञान यह आवश्यक नहीं कि वह विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद।